Dear students, so second unit of this paper is about Maxwell-Boltzmann statistics. But before going into Maxwell-Boltzmann statistics, we must understand the concept of phase space and few basic things about it. तो फेज स्पेस क्या होता है? मान लो आपके पास एक स्टैटिक सिस्टम है। तो अगर सिस्टम स्टैटिक है जिसका सपोज वॉल्यूम v है और उसमें एक पार्टिकल जो पार्टिकल जहाँ पे है उसकी पोजीशन थ्रू आउट स्टडी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वंस यू मैंशनड योर पार्टिकल और आपने सिस्टम को स्टडी कर दिया तो वो सिस्टम एज इट इज़ रहेगा थ्रू आउट। तो नाउ इफ़ आई आस्क यू कि मुझे इस पार्टिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे उसके लिए सिर्फ क्या बताना पड़ेगा कि मैं अगर इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बता दूं, अगर मैं इस स्टैटिक सिस्टम में प्रेजेंट पार्टिकल्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट बता दूं तो मुझे इस सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लो कि आपके पास सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट आप बताएंगे एक्स वाई जेड से। मान लो कि x1 y1 z1 फर्स्ट पार्टिकल का है, इसी तरीके से nth पार्टिकल का होगा xn yn zn। तो अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, उन n पार्टिकल्स के लिए अगर आपको 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं तो आप कह सकते हैं कि आपको इस सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा जो आपका स्पेस है जिसमें सिर्फ आप पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, दैट इज़ योर पोजीशन स्पेस। लेकिन अगर हम बात करें डायनामिक सिस्टम्स की, डायनामिक सिस्टम्स में क्या होता है, पार्टिकल में कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होता है, उनमें कुछ वेलोसिटीज़ होती हैं। तो डायनामिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट का पता होना इज़ नॉट सफिशेंट। हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का भी पता होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हमें पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी अगर दोनों ही पता हों तो ही हम उस पूरे सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वेलोसिटी कहाँ से पता लगती है हमें? वो हमें पता लगती है मोमेंटम कोऑर्डिनेट से। क्यों? क्योंकि जो आपका मोमेंटम और वेलोसिटी कैसे लिंक्ड होते हैं, p इज इक्वल टू एम वी होता है ना, तो सिर्फ एक कांस्टेंट के थ्रू लिंक्ड होते हैं। तो अगर आपको वेलोसिटी पता है सिस्टम की, आपको मोमेंटम पता लग जाएगा। या फिर ये कहूँ, अगर आपको मोमेंटम पता है तो आप वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन भी पता लगा सकते हैं। तो एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस दैट गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोमेंटम, उसको आप बोलते हैं मोमेंटम स्पेस। तो जो आपका जिस तरीके से आपके पोजिशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोजिशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो मोमेंटम स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। कि अगर आपको कोई मोमेंटम स्पेस है ना, जैसे पोजिशन स्पेस में क्या होता था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो अगर मैं मोमेंटम स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप ये आपकी पी एक्स एक्सिस, पी वाई एक्सिस, पी जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये जो स्पेस हुआ उसको आप बोलते हैं मोमेंटम स्पेस। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दूँ तो इस केस में जो स्पेस हुआ दैट इज़ योर पोजीशन स्पेस। जो आप जो जनरली स्टडी करते हैं वही पोजीशन स्पेस होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डायनामिक सिस्टम है तो उसके लिए तो हमें पोजीशन भी चाहिए, मोमेंटम भी चाहिए। तो इसका मतलब डायनामिक सिस्टम्स को हम स्टडी कर सकते हैं जब जब हम पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों को ही कंबाइन करें। तो इस तरह का जो स्पेस आपको मिलता है आफ्टर कंबाइनिंग पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, दैट इज कॉल्ड योर फेज स्पेस। फेज स्पेस एक 6 डायमेंशनल स्पेस है। 6 डायमेंशन कहाँ से आई? 3 डायमेंशन पोजीशन स्पेस की, 3 डायमेंशन मोमेंटम स्पेस की, और टोटल आपका जो फेज स्पेस है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसकी टोटल डायमेंशन क्या हुई? 6 डायमेंशन हुआ। तो मान लो कि जैसे कि आपके पोजीशन स्पेस का जो पोजीशन है वो आप देते हैं पार्टिकल की एक्स वाई जेड से, मोमेंटम स्पेस में देते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड से। तो पोजीशन स्पेस में आप किसी एक पार्टिकल की पोजीशन कहाँ से देंगे? उस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ये 6 के 6 कोऑर्डिनेट होना तो ही आप बता सकते हैं वो पार्टिकल इस स्पेस में यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो आपका जो पोजीशन स्पेस है इसमें आपको 6 कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं, 3 पोजीशन के और 3 मोमेंटम के। तो ये जो बातें हैं आपको पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस और इन द एंड फेज स्पेस के बारे में पता होनी चाहिए। अब फेज स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम, यहाँ पे हमने देखा कि फेज स्पेस पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस से मिलके बना हुआ है। तो अगर आपका पोजीशन स्पेस का जो वॉल्यूम है, जो पोजीशन स्पेस मतलब एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट वाला जो स्पेस होता है वो, तो उसको हम जनरली वी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो और जो आपका मोमेंटम स्पेस है, मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम आपको पता लग जाती है। तो जो मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम होती है उसको आप गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका फेज स्पेस है उसकी वॉल्यूम क्या है, पोजिशन स्पेस की वॉल्यूम इनटू मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम। कैसे आया, क्योंकि वो दोनों से मिलके बना हुआ है। तो आपका जो फेज स्पेस है उसकी वॉल्यूम टाउ दैट इज इक्वल टू वी इंटू गामा। अब हम क्या करते हैं, हम फेज स्पेस को सेल्स में डिवाइड करते हैं। अब हम इस आर्टिकल में क्या निकालना चाह रहे हैं, साइज ऑफ फेज स्पेस सेल। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका मान लो कोई फेज स्पेस रहा होगा जिसका वॉल्यूम था टाउ, ठीक है। अब हमने इस फेज स्पेस को एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर दिया, और एलिमेंट्री सेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी वॉल्यूम सेम है। तो मान लो कोई एक आप एलिमेंट्री सेल कंसिडर कर लें कि जो इन पोजीशन और इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के बीच लाई करता हो, क्योंकि अब हम स्टडी कर रहे हैं फेज स्पेस में। तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट्री सेल स्पेसिफाई करेंगे उसमें मोमेंटम और पोजीशन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा हमने एक फेज स्पेस लिया किसी वॉल्यूम का, और उस फेज स्पेस को हमने इक्वल वॉल्यूम के एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर दिया, और हम जो एलिमेंट्री सेल कंसिडर कर रहे हैं वो इन कोऑर्डिनेट्स के बीच लाई करता है। मतलब उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, तो ऐसी सेल का वॉल्यूम इन फेज स्पेस, फेज स्पेस क्या है इसका, फेज स्पेस है x2 x प्लस डी एक्स, वाई टू वाई प्लस डी वाई, z2 z प्लस डी जेड। तो ऐसा जो आपका ऐसा स्पेस जो कि x2 x प्लस डी एक्स, वाई टू वाई प्लस डी एक्स, आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करें। तो यहाँ पे जो एक होलो शेल सा मिल रहा है आपको, वो आपको क्या देगा, एक वॉल्यूम देगा, किसकी, ऐसे सेल की पोजीशन स्पेस में। तो जो आपने यहाँ पे सेल कंसिडर किया था जो इन पार्टिकल डायमेंशन के बीच लाई कर रहा है, जो इस डायमेंशन के बीच लाई कर रहा है, उसकी वॉल्यूम है ये। इसी तरीके से मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम क्या है ऐसे सेल की, दैट इज सिंपली जो आपका डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो फेज स्पेस में वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या होता है कि मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम इंटू पोजिशन स्पेस में वॉल्यूम। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा उस सेल का फेज स्पेस में वॉल्यूम। तो क्या है, पोजिशन स्पेस में वॉल्यूम इनटू मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम। लेकिन हम मान लेते हैं कि दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू एच नोट क्यूब। अभी हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, जहाँ पे एच नोट क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन स्पेस इंटू मोमेंटम वाली है, ठीक है। तो इसका क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब क्या हमें इस चीज़ से हासिल हुआ। देखिए, इसकी आप फर्दर 2 तरीके से आप स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे बाइफर्केशन है पार्टिकल के नेचर के ऊपर। अगर आपका ऐसा पार्टिकल आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं जिसके पार्टिकल्स लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका डी टाउ है, डी टाउ जो कि आपने एच नोट क्यूब, जहाँ पे एच नोट क्या है, एक कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन स्पेस और मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जूल्स पर सेकेंड वाला डायमेंशन हो जिसका। तो ऐसा हाँ, तो आई वाज सेइंग कि हम ऐसा कोई पार्टिकल स्टडी कर रहे हैं जो कि लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो कर रहा हो। तो उस केस में जो आपका वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन फेज स्पेस, वो कितना होगा, वो 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों को ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, आपको पोजीशंस चाहिए और मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आपका एच नोट जो आपने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया था, ये इसके इक्वल ही है, ये दोनों टर्म्स इक्वल है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो जिस वजह से आप ये कहेंगे कि जो वॉल्यूम है, तो आपको फेज स्पेस में कोई पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए था, उसका पोजीशन चाहिए था और उसका हमें मोमेंटम चाहिए था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पोजीशन भी पता कर दिया पार्टिकल का और मोमेंटम भी पता कर दिया। तो आप क्या कह सकते हैं कि हम उस पार्टिकल की, हमें क्योंकि पोजीशन भी पता है, उस पार्टिकल का मोमेंटम भी पता है, तो फेज स्पेस में उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं। तो इस केस में जो आपका ये है, ये पॉइंट हो गया ना, तो उस केस में इस पॉइंट का वॉल्यूम क्या होता है, वो तो 0 ही होता है। आप 3 डायमेंशन में पॉइंट का वॉल्यूम क्या कहते हैं, 0 है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो जो आप फेज स्पेस को बहुत सारी सेल्स में डिवाइड कर रहे थे, उसमें से जो सेल्स हैं इनकी वॉल्यूम ज़ीरो को भी अप्रोच कर सकती है। तो ये तो बात थी क्लासिकल मैकेनिक्स की। और ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्स और पी पोजिशन और मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सपोज कोई कार जा रही है तो आप उसकी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजिशन और उसका जो वेलोसिटी है, मतलब जो उसका मोमेंटम है, वो बता सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है। लेकिन सेम चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं होती है। आप ऐसे डायनामिक सिस्टम स्टडी कर रहे हैं जो फॉलो करते हैं लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो उस केस में आपका जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किस चीज़ का वॉल्यूम? जो आपका फेज स्पेस में एलिमेंट्री सेल्स हैं उनका वॉल्यूम, जो कि आपने यहाँ पे एच नॉट क्यूब से रिप्रेजेंट कर रखा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइमल्टेनियस कैलकुलेशन नहीं होती है पोजीशन और मोमेंटम की क्वांटम मैकेनिक्स में। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है कि डी एक्स इंटू डी पी एक्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डी एक्स इंटू डी पी एक्स इट हैज़ टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन एच, जहाँ पे एच क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। ये तो एक्स डायमेंशन की बात हुई। वाई डायमेंशन में भी ट्रू होगा, जेड डायमेंशन में भी ट्रू होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये जो आपका आया यहाँ पे योर डी टाउ, इनको मल्टीप्लाई करके आपका डी टाउ आएगा, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन एच क्यूब। तो जो आपका फेज स्पेस है जिसको आपने एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर रखा था, क्वांटम मैकेनिक्स में इस एक एलिमेंट्री सेल की जो वॉल्यूम है वो एच क्यूब से कम नहीं हो सकती है। बल्कि अगर मैं बात करूँ क्लासिकल मैकेनिक्स की तो ये वॉल्यूम ज़ीरो भी हो सकती है। तो मतलब ये एक सेल पूरा ऐसे सेल ना होकर एक पॉइंट होगा बस। तो दैट वाज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ वी स्टडी दिस फेज स्पेस इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस। हमने कहा कि हमने इस तरीके से फेज स्पेस को सेल्स में डिवाइड करा। अब एक फेज स्पेस में कितनी टोटल सेल्स हो सकती है? तो हम वो कैसे करेंगे कि आपके जो फेज स्पेस है उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, तो वहाँ से आपके पास नंबर ऑफ सेल आ जाता है। टोटल वॉल्यूम कितनी है आपकी? टोटल वॉल्यूम है जो आपका पोजिशन स्पेस है उसका वॉल्यूम इंटू जो मोमेंटम स्पेस है उसका वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो v इंटू गामा। और जो आपका वन सेल है, सिंगल सेल का वॉल्यूम आपने डी टाउ से प्रेजेंट कर रखा है, जो आपने वो भी ऊपर निकाला था। तो दैट वुड बी योर टोटल नंबर ऑफ सेल इन फेज स्पेस। जो आपका डिनोमिनेटर है डी टाउ, क्लासिकल मैकेनिक्स में ज़ीरो हो सकता है लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी वैल्यू एच क्यूब से कम नहीं हो सकती, जहाँ पे एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। कहाँ से आया? सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में फॉलो होता है, वहाँ उसका कॉन्सिक्वेंस है ये। उसके बाद डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल। देखिए हमारे पास एक फेज स्पेस है, उस फेज स्पेस को हम डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट्स में। मान लो कि आपके जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने नोमेनक्लेचर दिया 1 2 3 4 के। आपने इस फेज स्पेस को इस तरीके से कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, एक से लेके के तक के कंपार्टमेंट है। और ये डिवीजन अब कंपार्टमेंट स्पेसिफाई कैसे कर रहे हैं? इनकी वॉल्यूम इनका जो पोजीशन और मोमेंटम्स के कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करके आप ये कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं कि हर एक कंपार्टमेंट का ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब उन कंपार्टमेंट्स को आप फर्दर कर रहे हैं डिवाइड एलिमेंट्री सेल्स में, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि पहले कंपार्टमेंट में G1 नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल है, दूसरे कंपार्टमेंट में सेल्स हैं G2, थर्ड में है G3, इस तरीके से जो केथ कंपार्टमेंट है मान लो उसमें GK है। और हर एक सेल में हर एक जो कंपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है N1 N2 अप टू Nk। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फेज स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड करा, कंपार्टमेंट्स में आगे आप सेल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहे हैं। तो जो आपका डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उनकी मैक्रोस्टेट क्या है? दैट इज योर N1 N2 N3 अप टू Nk। अब ऑक्यूपेशनल इंडेक्स एक टर्म होती है जो आप बार बार यूज़ करेंगे। ये क्या होता है? एक ही नंबर है जो आपको बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल की, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। तो मान लो आपके पास एक कंपार्टमेंट में Ni पार्टिकल है और उस कंपार्टमेंट में Gi यूनिट सेल्स हैं। तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होंगे? दैट इज योर Ni/Gi। और इस टर्म को आप बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इंडेक्स। तो Ni/Gi टर्म को आपको ध्यान रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर जो कंपार्टमेंट है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उसकी एक सेल में आप वो बता रहे हैं।
कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर सेल है, सेल और उसमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सेल में कितने पार्टिकल हैं वो आप बताना चाह रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल इंडेक्स आपको देता है। अब नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन मोमेंटम इंटरवल पी टू पी प्लस डी पी, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने कोई मोमेंटम इंटरवल ले लिया कि आपका ये मोमेंटम स्पेस है, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आपका मोमेंटम स्पेस है। इसमें आप कोई मोमेंटम इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं जो कि पी से, मान लो कि इसका रेडियस है पी से लेके पी प्लस डी पी के बीच का ये जो मोमेंटम इंटरवल है ये आप डिफाइन कर रहे हैं। दिस शेडेड पोर्शन आई एम ट्राइंग टू शेड इट, बट मैंने नीचे फिगर बना रखा है, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो इस शेडेड पोर्शन में कितने फेस स्पेस सेल हैं वो आपको बताना है इस आर्टिकल में, वो इस आर्टिकल का एम है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको निकालना है नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इन मोमेंटम इंटरवल पी टू पी प्लस डी पी। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल कितना होगा कि इस मोमेंटम इंटरवल की कितनी वॉल्यूम है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्पेस सेल, ये तो सिंपल सी बात है। तो आपने कहा कि मान लो कि जीपी क्या है, नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल, कि एक यूनिट मोमेंटम इंटरवल में जीपी आपका स्पेस सेल्स है, और हमें कितने मोमेंटम इंटरवल में निकालना है, डीपी में निकालना है। पी से लेके पी प्लस डीपी का जो डिफरेंस है वो तो डीपी ही है ना, तो डीपी मोमेंटम इंटरवल में कितना फेस स्पेस सेल होगा, दैट इट वुड बी योर जीपी इंटू डीपी। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 का, दैट इज योर सिंपली जीपी इंटू डीपी। वो क्या है आपका, निम्नटर में क्या था, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम इंटरवल बिटवीन पी एंड पी प्लस डीपी, कि इस इंटरवल में कितने इसका कितना वॉल्यूम है इस मोमेंटम इंटरवल का। तो वॉल्यूम आपका कहाँ से निकलेगा, दैट वुड बी सिंपली दिस। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो पोजीशन वाला पार्ट है, एक मोमेंटम वाला पार्ट है। पोजीशन वाला पार्ट तो कंप्लीट पोजीशन को बता रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा पोजीशन स्पेस का। लेकिन मोमेंटम वाला पार्ट क्या बता रहा है, मोमेंटम वाला पार्ट पूरे मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उतनी वॉल्यूम की बात कर रहा है जो कि पी से लेके पी प्लस डी पी के बीच का जो इंटरवल है उसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाला, ये तो आपको मिल गया अभी, बट आपको ये वाला पार्ट अभी नहीं पता। इसके लिए आप फर्दर कुछ स्टेप्स करेंगे। क्या है, क्यों नहीं पता, ये टोटल वॉल्यूम नहीं है, ये वो वॉल्यूम है जो कि इस मोमेंटम इंटरवल में लाई कर रहा है। किसका वॉल्यूम, ये आपके मोमेंटम स्पेस का वो वॉल्यूम है दैट इज लाइंग बिटवीन मोमेंटम इंटरवल पी टू पी प्लस डी पी, ठीक है। तो इसके लिए आपने अगेन ये डायग्राम बनाया जो कि मोमेंटम स्पेस में आपने बना रखा है। तो जो शेडेड एरिया है इसमें कितने आपके जो सेल्स हैं वो आपको निकालना है। तो यू नो दिस कि इस जो शेडेड पोर्शन का इसका एरिया तो आप सिंपली बता सकते हैं क्या होगा, पाई 4 पाई पी स्क्वेयर इंटू डी पी, सिंपली, और एरिया इंटू जो आपका इसका विड्थ है दैट इज़ योर डी पी। तो यहाँ से आपको इस पोर्शन का वॉल्यूम पता लग गया, इस पोर्शन का वॉल्यूम पता लग गया, तो आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें आप पुट कर दीजिएगा। आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस जो आपका इक्वेशन नंबर 5 आपने निकाला है, इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आपका इक्वेशन नंबर जो v तो कोरस्पॉन्ड करता है जो वॉल्यूम जो पोजीशन स्पेस की तरफ से आया, और 4 पाई पी स्क्वायर डी पी ये क्या है, ये है आपका मोमेंटम स्पेस का वो वॉल्यूम जो कि p से लेके p प्लस डी पी इंटरवल के बीच है। और जी पी डी पी क्या है, नंबर ऑफ सेल्स दैट लाई बिटवीन इंटरवल p से लेके p प्लस डी पी, मतलब जो ये शेडेड इंटरवल है इस इंटरवल में कितनी सेल्स लाई कर रही है वो आपको जी पी डी पी बता रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये बता रही है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।